नमस्कार, मैं हूं सबिहा। स्वागत है आप सभी का रफ्तार मीडिया के इस बुलेटिन में। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। देहरादून पुलिस लाइन में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। 26 टीमों के 395 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। मुख्यमंत्री ने की सरकारी नौकरियों में खेल कोटा बहाल करने की घोषणा। वन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन करने वाले आरोपी आईएफएस किशन चंद की होगी गिरफ्तारी। विजिलेंस करेगी कुर्की की कार्रवाई। गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य पर लगे गंभीर आरोप। ड्राइवर ने लगाया कुकर्म करने की कोशिश का आरोप। पुलिस हिरासत में लिए गए विनोद आर्य। देहरादून के रेस कोर्स में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। आशा रोड़ी से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से 12 लाख की कीमती घड़ियां बरामद। खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख का इनाम। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीजीपी समेत पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 26 टीमों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में 395 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीआरपीएफ, आसाम राइफल, बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के लिए ये गौरव का पल है कि तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने सरकारी नौकरियों में खेल कोटा बहाल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से सब जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। देहरादून स्थित ओएनजीसी ऑडिटोरियम में ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग की तरफ से ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के तहत तमाम स्कूली छात्रों ने डायग्राम के जरिए ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए चित्रकला का प्रदर्शन किया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है ताकि ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें एलईडी से लेकर तमाम चीज़ें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
वन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन करने वाले आरोपी आईएफएस किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। विजिलेंस के निदेशक अमित कुमार सिन्हा का कहना है कि अब किशन चंद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार बयान देने के लिए किशन चंद को बुलाया गया, मगर बयान देने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि विजिलेंस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की है। फिलहाल किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किशन चंद को विजिलेंस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। देखिए, इसमें जो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें हमारे तरफ से विजिलेंस की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया किशन चंद के बयान लेने के लिए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। कई बार हम लोगों ने उनके घर पे भी जाके बात की, कोशिश किया कि वो मिल जाएं। एक विगत में उन्होंने कहा भी था कि वो आएंगे, लेकिन वो बयान देने नहीं आए। तो इस कारण से हम लोगों को उनके बयान को लेने के लिए हमने कई जगह टीमें भी भेजी हैं, और हमारा यह प्रयास है कि अगर वो नहीं बयान देते तो फिर हमें उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। इससे खुद पार्टी के आला नेता भी मानो असहज हो रहे हैं। आलम यह है कि अब कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस के कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट। करण महरा के प्रदेश अध्यक्ष पर ताजपोशी के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि अब भविष्य में कांग्रेस का एक ही गुट होगा जो कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। लेकिन चंद महीनों बाद ही कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। आलम यह है कि कांग्रेस संगठन के पैरेलल विधायक प्रीतम सिंह अपने कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इससे बीजेपी को भी कांग्रेस पर सियासी हमले करने का मौका मिल गया, तो कांग्रेस संगठन ने प्रीतम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर प्रीतम सिंह उनके जन्मदिन के पोस्टर को लेकर आए हैं, जो उनके समर्थकों ने कांग्रेस भवन में पहले लगाया और फिर हटा भी दिया गया। पोस्टर हटाए जाने के बाद प्रीतम गुट और कांग्रेस के कई नेता आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह का कृत्य यहाँ पर उनके समर्थकों के द्वारा किया गया, कांग्रेस मुख्यालय का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, अध्यक्ष के वजूद को, नेता प्रतिपक्ष के वजूद को या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के वजूद को नकारा जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। माननीय प्रीतम सिंह जी अपने विवेक से बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या ये कल्चर, ये परिपाटी सही है पार्टी के लिए? क्या इससे पार्टी मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है? मैं ये पूरा दारोमदार माननीय प्रीतम सिंह जी के विवेक पर छोड़ती हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पीसीसी को बाईपास करके कार्यक्रम आप करोगे, और निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता है। और बहुत कोशिश की गई उसको पैचअप करने की, कहा गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो आप पर कार्रवाई तो होनी है ना। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी को लेकर बीजेपी भी विपक्ष पर खूब सियासी हमले कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ये मान रहे हैं कि उनकी गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं का अपना अपना एक गुट है जो पार्टी के सिस्टम को चौपट कर रहा है। पार्टी से पैरेलल चलाने में आज जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं हरीश रावत जी तो ये करते आ रहे हैं। जब आप देखेंगे 2002 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब से लेकर के, और विजय बहुगुणा जी से लेकर के, तब से लेकर के अब तक की राजनीति को देखेंगे तो हरीश रावत जी ऐसा करते रहे। अब अगर जो कोई और कर रहा है तो ये तो कांग्रेस की परिपाटी है। कुल मिलाकर देखें तो विधानसभा सत्र के दौरान अपने शक्ति प्रदर्शन का एहसास करा चुके प्रीतम सिंह के जन्मदिन पोस्टर को लेकर छिड़ी अंदरूनी जंग में ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी किस हद तक पहुंच गई है। ऐसे में पार्टी कैसे एकजुटता लाएगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से तुषार सिंह की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित आर्य के पिता और उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। विनोद आर्य के ड्राइवर ने कुकर्म का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का आरोप उन पर लगाया है। मामले में पीड़ित चालक ने कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने विनोद आर्य को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि विनोद आर्य ने उसे ज्वालापुर आर्यनगर में रहने के लिए कमरा दे दिया था। चालक ने बताया कि विनोद आर्य रात के वक्त उसको अपने पास बुलाता था और अपने शरीर की मालिश करने और पैर दबाने के लिए कहता था। इसी दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें करने का प्रयास भी करता था। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं।
उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता एक और जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान जिले के सभी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादक भी पहुंचे और इस मौके पर दुग्ध उत्पादकों ने पूर्व में की गई घोषणा को लागू न करने को लेकर हंगामा किया। कई दुग्ध उत्पादक ने दुग्ध मंत्री के सामने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रबंधन पर उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में नैनीताल दुग्ध संघ के दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर है। दुग्ध संघ की तरफ से मुनाफे के 2 करोड़ रुपए समितियों और उत्पादकों को बोनस के तौर पर वितरित करने के साथ ही 1 करोड़ 5 लाख का लाभ अर्जित किया गया है। और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे। और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी, जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दूध पालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों के द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, और उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। देहरादून के रेसकोर्स इलाके में 28 नवंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को आशा रोड़ी से गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई करीब 12 लाख रुपए की बेशकीमती घड़ियां, लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना से पहले आरोपियों की तरफ से ग्रेटर नोएडा में एक डॉक्टर का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इतना ही नहीं, सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देहरादून में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में 15-11 तारीख को एक श्रवण चौधरी है, सपा का नेता, उनके घर में जो है ना जाकर के इन्होंने जो है ये गंगानगर थाना मेरठ क्षेत्र में इन्होंने 21 लाख की लूट करी थी, डकैती करी थी। बल्कि वो भी यूपी पुलिस वाले आए हुए हैं और वो खुद हतप्रभ हैं कि भाई इसको आप लोगों ने पकड़ा कैसे। इसको बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश है और ये इस इजीली पुलिस के गिरफ्त में आता नहीं है। इसकी खासियत ये भी है कि ये सरेंडर होता है, जिसका नाम प्रकाश में आ गया, ये सरेंडर हो जाता है और उसके बाद फिर जैसे बेल होगा फिर लापता हो जाता है। रामनगर समेत नैनीताल के कई इलाकों में भूकंप से बचाव के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में भूकंप के चलते होने वाली जनहानि से बचने के बारे में लोगों को जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि डीएम के निर्देश पर जिले भर में भूकंप से बचाव के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इस बाबत जानकारी देते हुए एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में कई विभागों की टीमों को शामिल किया गया है और लोगों को भूकंप से बचाव की जानकारी दी जा रही है कि कैसे इन परिस्थितियों में बचाव किया जा सकता है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पिछले काफ़ी समय से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो उसी के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई शासन की और सरकार की तरफ से कि ऐसी कभी आपदा आने पर जो है हम सब लोग मिलजुल के कार्य कर सकें और आपदा के समय जो है त्वरित गति से जो है राहत बचाव कार्य किया जा सके। तो उसके लिए हमने आज ये नैनीताल जिले में मॉक ड्रिल की जा रही है, नैनीताल में भी और यहाँ पे। यात्रा के दौरान लगातार यात्रियों के साथ अलग अलग तरीके से घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे बचने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह GRP की तरफ से चलाया जा रहा है। अभियान में पुलिस DIG रेणुका देवी ने शिरकत की और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यात्रियों को जागरूक रहने के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि रेल में अगर यात्री कर रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें और ना ही अपने बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई जानकारी दें। अब आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, अपना सामान को कैसे सुरक्षित रखें, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, किस तरीके के सावधान रखना। एंड जहर कुरानी है वो भी एक ट्रेन में बहुत बड़ा घटना घटित करते हैं। वो लोग कुछ खाने वगैरह खाने के लिए दे देते हैं, फिर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाता है। सो उस चीज़ में कैसे बचे एंड महिलाओं अपना ट्रेन में ट्रैवल करने के समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। सपोज किसी के साथ कोई घटना घटित होता है, सो वो किससे संपर्क करें, सो इस संबंध में अवेयरनेस किया जा रहा है। लक्सर तहसील के शेरपुर बेला और माड़ा बेला गांव के दो पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को लेकर मारपीट और पथराव हुआ। विवाद के बाद शेरपुर बेला गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने लक्सर तहसील पहुंचकर जमकर हंगामा किया और खानपुर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। SDM से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ तक कि शेरपुर गांव की महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट और उनके कपड़ों को फाड़ने तक के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही हरिद्वार के SSP अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वो कह रहे यात्री भीड़ कैसे कर रखी है। हमने साहब से मिन्नत की, खुशामद की कि सरकार देखो हमारी गांव की आपस का मामला है, हमारा मसला है, हम बातचीत कर रहे हैं इसलिए जनता इकट्ठी है। बस उसने आबाद हबी करके डंडा निकाला बड़ा मोटा वाला बैच का, और ना बच्चे छोड़े ना औरतें। प्रधानी को बदतमीजी बोला, प्रधानी को बदतमीजी धक्का मुक्की किया, प्रधानी को मारी को। जनता आक्रोश में आ गई, जनता भड़क कर फिर ये कार्य शुरू किया है। जब उनको वहाँ वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया था। क्योंकि एक विधि सम्मत कार्रवाई थी जो पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर थाने बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने जानबूझकर जो है वहाँ पर पथराव किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोग को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के कृत्य में शामिल है। क्योंकि मामला पूरा राजस्व से रिलेटेड है, जिसमें एक कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और उसमें पुलिस के ऊपर पथराव करना कहीं से भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल रहे उनको सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको सूचना मिली थी वहां पर दोनों गांवों के बीच में विवाद होने की, इसको लेकर के गांव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में SSP महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे हैं और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने अस्पताल प्रशासन पर अल्ट्रासाउंड कक्ष में सुविधा न देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सुविधाओं को पूरा न करने पर रिजाइन देने की भी बात कही। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में लगी अल्ट्रासाउंड मशीनें काफी पुरानी हो चुकी हैं और अल्ट्रासाउंड रूम भी काफी छोटा है, जिस कारण उन्हें अल्ट्रासाउंड करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अल्ट्रासाउंड रूम में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण मरीजों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। यही कि मुझे एक अच्छी मशीन लाकर दे दें, वो तो ऑन प्रोसेस है, आ ही रही है। CMO सर से मेरी बात हुई थी। प्लस इस रूम की हालत थोड़ी सुधर जाए कि पर्दे हो जाए, थोड़ा रूम डार्क हो जाए, नीचे फ्लोर पे कारपेट या मैट्स बिछ जाए जिससे कि इतना ठंडा ना रहे, और एक हीटर थोड़ा बड़ा मिल जाए कि रूम गर्म रहे। अब फॉर्मेट्स नहीं होंगे तो मैं कैसे करूंगी, किस चीज में रिपोर्ट बना के दूं? पेशेंट के OPD के पर्चे के पीछे एक एक पेशेंट की इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाने में इतना टाइम लगता है, कैसे निपटेंगे 30-30 पेशेंट? हाँ, सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से ही मेरा, अगर मैं रिजाइन भी करती हूँ तो मेरा यही रीजन रहेगा। पहले तो अल्ट्रासाउंड रूम हमारा जो था टपकता था, क्योंकि हमारे बिल्डिंग की शॉर्टेज है,
तो हमारे यहाँ एक दिन विधायक जी ने, फतेहाल जी ने, माननीय विधायक जी हमारे, उन्होंने पहले विजिट की थी तो उन्होंने कुछ हमें वहां से जो है हेल्प भी की। तो उनके द्वारा टीन लगवाई गई थी, तो वो टपकना तो बंद हो गया था, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग की शॉर्टेज है बहुत। हम दूसरा अल्ट्रासाउंड कक्ष भी कहीं नहीं बना सकते क्योंकि कहीं बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। लालकुआं में मोटरसाइकिल पर सवार डिप्टी रेंजर होमेंद्र मिश्रा को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाइक पे सवार थे जो डिप्टी रेंजर थे, यहाँ पे डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस ने घटना में पहुँचने के बाद ही जो घायल थे उनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बाकी अभी और कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं और इस बार प्रधानमंत्री का ये दौरा पिथौरागढ़ में हो सकता है। पिथौरागढ़ के धारचूला में नारायण आश्रम में प्रधानमंत्री दौरे के लिए पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बद्रीनाथ के पास चीन सीमा से लगे हुए माड़ा गाँव पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने चीन बॉर्डर के गाँव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत भी की। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कुमाऊं की ओर रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र धारचूला के नारायण आश्रम में पहुंच सकते हैं। चार धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाएं और जो मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है उस यात्रा पर भी जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वो जहाँ नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, इन सभी स्थानों पर उनका समय मिले, उनका प्रवास हो, जिससे देश दुनिया की नज़र में यह क्षेत्र भी जो भोले बाबा का कैलाश पर्वत है, ये भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी चूँकि जानते सभी लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ प्रवास होगा तो निश्चित रूप से वो विश्व के नक्शे पर चमकेगा। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक प्रमुख पड़ाव है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के चलते केंद्र सरकार की क्षेत्र को विकसित करने की बड़ी योजना में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मानसरोवर कॉरिडोर के अंतर्गत क्षेत्र का विकास होना है। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ के गांव और मानसरोवर कॉरिडोर के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 100 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है, जिससे क्षेत्र को विकसित किया जा सकेगा और मानसरोवर कॉरिडोर के जरिए इस क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आएगी। अभी तक केंद्र से जो हमको स्वदेश दर्शन योजना है भारत सरकार की, स्वदेश दर्शन यात्रा में हमने जहां माड़ा क्षेत्र को लिया है, वाइब्रेंट विलेज के रूप में लिया है, वहीं नारायण आश्रम और उसके आसपास के क्षेत्र को भी स्वदेश दर्शन यात्रा में प्रस्तावित किया है, जिससे कि जो भारत सरकार की एक योजना है उस योजना में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के आसपास का जो धनराशि है ऐसे स्थानों को डेवलप करने में लगाया जाता है। तो हमारी प्राथमिकता में 2 स्थान है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा खास रहने वाला है। हालांकि उनके दौरे की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही देवभूमि के नारायण आश्रम में प्रधानमंत्री आ सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी देवभूमि की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून पुलिस लाइन में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। 26 टीमों के 395 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। मुख्यमंत्री ने की सरकारी नौकरियों में खेल कोटा बहाल करने की घोषणा। वन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन करने वाले आरोपी आईएफएस किशन चंद की होगी गिरफ्तारी। विजिलेंस करेगी कुर्की की कार्रवाई। गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य पर लगे गंभीर आरोप। ड्राइवर ने लगाया कुकर्म करने की कोशिश का आरोप। पुलिस हिरासत में लिए गए विनोद आर्य। देहरादून के रेस कोर्स में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। आशा रोड़ी से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से 12 लाख की कीमती घड़ियां बरामद। खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख का इनाम।